हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। मिर्जा गालिब का यह शेर बीजेपी के लिए एकदम फिट बैठता है। बीजेपी ने इस बार 400 पार की ख्वाहिश का लोगों के साथ इजहार किया है। 7 फेज में हो रहे लोकसभा चुनाव में अब तक 3 चरणों में 280 से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और 3 फेज के बाद कौन सा राजनीतिक दल कहां खड़ा है, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। धीरे धीरे ही सही लोकसभा चुनाव परवान चढ़ने लगा है। एक तरफ बीजेपी है जो अपनी सरकार को बचाने के लिए जनता के बीच में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो 10 साल से सत्ता का सूखा झेल रही है और सत्ता में आने के लिए बेताब है। अब तक लोकसभा की जिन सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें दक्षिण भारत का हिस्सा ज्यादा है, जहां बीजेपी के लिए खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं और पाने के लिए सब कुछ है। यहां इंडी गठबंधन की साख दांव पर लगी है। वहीं तीसरे फेज में कई हिंदी भाषी राज्यों की सीटों पर भी चुनाव हुए हैं, जहां बीजेपी को अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। भले ही बीजेपी 400 पार की हसरत पाले बैठी है, लेकिन असल बात यह है कि 273 तक पहुंचना भी चुनौती से कम नहीं है। जी हाँ, 273। ये वो आंकड़ा है जिसको पाने के लिए पूरी की पूरी बीजेपी फिक्र में डूबी नजर आ रही है। खास तौर पर हिंदी पट्टी में बीजेपी को गिरते वोटिंग परसेंटेज ने परेशानी में डाल दिया है। बीजेपी बेचैन है, लेकिन उसके बाद भी जमीन पर दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस डराव और वोट पाव की नीति के साथ आगे बढ़ रही है। 2014 और 2019 से इस बार का चुनाव अलग है। पीएम मोदी पॉपुलर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बड़े लेवल पर टिकट रिपीट करना बीजेपी को महंगा पड़ सकता है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए 400 पार का नारा दिया है, लेकिन इस नारे का असर जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा। 80 सीटों वाले यूपी, 40 सीटों वाले बिहार, 26 सीटों वाले राजस्थान और 29 सीटों वाले मध्य प्रदेश का अभी तक वोटिंग टर्नआउट बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। खास तौर पर यूपी की 80 में से 26 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। यहाँ बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर लगा है। 2014 में लोगों ने परिवर्तन के पक्ष में वोट किया। 2019 में पुलवामा की घटना के बाद राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लोगों ने बीजेपी के लिए जमकर मतदान किया, लेकिन इस बार मामला पेचीदा है। बीजेपी को राम मंदिर के मुद्दे पर वोट की आस थी, लेकिन वो जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा। आमतौर पर यह माना जाता है कि बीजेपी का वोटर वोकल है, जो खुलकर इस बात का इजहार करता है कि वो बीजेपी के लिए वोट करता है। लेकिन इस चुनाव में ऐसे लोग उतनी तादाद में नजर नहीं आ रहे जितना 2019 और 2014 में नजर आते थे। पीएम मोदी ने अपनी सरकार की योजनाओं के जरिए एक बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार किया है, जिसने 2019 में बहुमत दिलाने में बड़ी भूमिका अदा की थी। लाभार्थी वर्ग बीजेपी के साथ 2024 में खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन पढ़ा लिखा मिडिल क्लास वोटर, जो बीजेपी का कोर वोटर बैंक माना जाता है, वो इस बार उत्साहित नहीं है। माना जाता है कि सरकार बनाने या गिराना सब कुछ फ्लोटिंग वोटर पर निर्भर करता है, जो कुल वोटर का 10 से 15% माना जाता है। हर पार्टी इस वोटर को ध्यान में रखकर अपना घोषणा पत्र बनाती है, ताकि सत्ता का सफर आसानी से तय किया जा सके। ये सारी जानकारी इसलिए क्योंकि बीजेपी ने फ्लोटिंग वोटर यानी गरीब तबके को अपने वोट बैंक में तब्दील कर लिया है। फ्री राशन, फ्री घर, फ्री इलाज का फायदा इसी तबके के लोगों को सबसे ज्यादा मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ मिडिल क्लास की बेरुखी भी बीजेपी को भुगतनी पड़ सकती है। बीजेपी का कोई नेता महंगाई पर बात नहीं करता। बीजेपी का कोई नेता बेरोजगारी पर भी बात नहीं करता। ये दो मुद्दे मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। राष्ट्रवाद और सनातन झंडा भी बीजेपी के लिए यही वर्ग उठाता आया है, लेकिन बेरोजगारी की मार सबसे ज्यादा मिडिल क्लास पर पड़ रही है, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई इसी आस में करता है कि उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। मिडिल क्लास से आने वाले लोग व्यापार का जोखिम नहीं लेना चाहते, या फिर उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वो कोई व्यापार कर सकें। इनको सिखाया ही ये जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ऐसे में अग्निवीर योजना उनके लिए मुंह चढ़ाने जैसी है। हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात करने वाली बीजेपी बेरोजगारी के सवाल के जवाब में मुद्रा योजना के आंकड़े सामने कर देती है, जबकि असलियत ये है कि मिडिल क्लास के लोग आज भी कर्ज लेने से डरते हैं। ऐसे में मुद्रा योजना पर बीजेपी भले ही अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन जमीन पर हकीकत अलग है। 1980 से लेकर 2019 तक देश के मध्यम वर्ग ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है। खासतौर पर शहरी आबादी में बीजेपी को इसी वर्ग से उम्मीद रहती है। यूपी में बीजेपी कई मुद्दों पर घिरी नजर आ रही है। ठाकुर वोटों की मुखालफत के साथ साथ शहरी मतदाताओं की बेरुखी से उसको लेने के देने पड़ सकते हैं। चाहे पश्चिमी यूपी हो या फिर यादव लैंड हो,
जिन 26 सीटों पर वोटिंग हुई है वहां एक जैसा ट्रेंड नजर आ रहा है। झुलसाती गर्मी में वोटर में वो उत्साह नहीं दिख रहा जो 2014 और 2019 में दिखाई दिया था। चुनाव आयोग ने 1 घंटे का अतिरिक्त टाइम भी वोटर्स को दिया है, लेकिन उससे भी वोटरों में कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा। माना यह जा रहा है कि तीसरे चरण का रुझान बीजेपी के पक्ष में शायद नहीं है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि कांग्रेस के पक्ष में लोग उत्साहित हैं। केरल से सांसद राहुल गांधी को शायद अपनी जीत पर भरोसा नहीं है, इसीलिए रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राहुल आरक्षण के बहाने दलित और ओबीसी वोटर को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों से भी वोट पाने की उम्मीद पाले हुए हैं। जातीय आरक्षण को जनता ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नकार दिया है, लेकिन कांग्रेस नई बोतल में पुरानी शराब की तरह इस बार फिर से जनता के सामने आरक्षण का मुद्दा उठा रही है। ओबीसी दलित वोटरों में अगर कांग्रेस सेंध लगाने में कामयाब रहती है तो बीजेपी के लिए 273 का आंकड़ा भी दूर की कौड़ी साबित होगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसे दल किंग मेकर साबित होंगे। बहरहाल, आपने अंग्रेजी की एक कहावत जरूर सुनी होगी, वेल बिगन हाफ डन, यानी एक अच्छी शुरुआत आधी लड़ाई जीतने के बराबर है। 3 फेज की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस उस पोजीशन में है जिसमें जीत का दम भर सके। अच्छे चुनावी पंडित अब तक लोकसभा चुनाव को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में 4 जून का इंतजार करना ही होगा, क्योंकि जब ईवीएम खुलेगी तभी राज से पर्दा उठेगा। हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।